हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक है आरएलसी सीरीज सर्किट। इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर हो गया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है एसी वोल्टेज सप्लाई के द्वारा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया वी आर, इंडक्टेंस के अक्रॉस वी एल और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वी सी। तो जैसा कि टॉपिक में दिया हुआ है एट रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस उत्पन्न होने के लिए कौन कौन से कंडीशन है उसको हम ध्यान देंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, रिक्वायर्ड टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। तो इसमें पहला एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कौन है, इंडक्टेंस। दूसरा एनर्जी स्टोरेज कौन है, कैपेसिटेंस। और फिर इंडक्टेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है और कैपेसिटेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। और ये दोनों जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है एक दूसरे को चार्ज और डिस्चार्ज करके रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन में हो जाएगा सोर्स वोल्टेज वी एस एंड सोर्स करंट आई एस आर इन फेज, यानी दोनों एक ही फेज में होना चाहिए। दोनों को एक ही फेज में होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज दोनों इक्वल होना चाहिए। और फिर क्या है, ये जो वोल्टेज जो होते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हो गया और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, ये भी बराबर होना चाहिए। क्या चीज़, रेजोनेंस होने के लिए ये भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो ठो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना चाहिए, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसमें वोल्टेज दोनों के अक्रॉस बराबर होना चाहिए। रिएक्टिव कंपोनेंट जो है वो बराबर होना चाहिए। और ये जो वोल्टेज होते हैं दोनों के आउट ऑफ फेज 180 डिग्री होते हैं। तो ये कंडीशन होगा तभी रेजोनेंस उत्पन्न होगा। और जब रेजोनेंस जब सर्किट में उत्पन्न हो जा रहा है तब फिर हम लोग क्या देखेंगे कि उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे के में देख रहे हैं क्या, एट रेजोनेंस, जैसे कि रेजोनेंस यदि उत्पन्न हो जा रहा है तब उस समय क्या होगा, तब उस समय इम्पीडेंस पूरे होल सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ऐसे जब रेजोनेंस उत्पन्न नहीं था तब कितना था, जेड बराबर, तब था जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये तो दोनों बराबर हैं, तो ये तो दोनों जीरो हो गए, हो गया ना। तब बच गया मेरा क्या, रूट अंडर आर स्क्वायर, यानी आर, जेड बराबर आर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि जेड मिनिमम बराबर आर, यानी जेड जो होगा मिनिमम होगा। तो जब जेड मिनिमम होगा तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम बराबर वी बटा जेड मिनिमम। ठीक है, अब जब इस सर्किट में दिया हुआ सर्किट में ए और ए जब इफेक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, क्या ये दोनों जीरो हो जाएंगे, यानी एल और सी का जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो जब हो जाएंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो होल सर्किट है एट रेजोनेंस कंडीशन में रेसिस्टिव शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का ही प्रभाव दिखेगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि पावर फैक्टर एट रेजोनेंस क्या होगा, तो पावर फैक्टर यानी cos फाइव बराबर 1, यानी यूनिटी हो जाएगा। अब एट रेजोनेंस फेज कितना हो जाएगा, तो इन फेज रहेगा, यानी 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। और जब कंडीशन एट रेजोनेंस का जब आएगा उस समय सप्लाई वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज वी आर है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, और वी एल और वी सी
इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो रेजोनेंस कंडीशन में हमेशा ज़्यादा होता है किससे? सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है। अब एट ए रेजोनेंस कंडीशन और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नेट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हम क्या बोले थे कि रिएक्टिव कंपोनेंट जब रहेगा ही नहीं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? जब रिएक्टिव कंपोनेंट यहाँ जीरो हो जा रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम RLC सीरीज सर्किट जब पढ़ते हैं तब फिर उसमें क्या है, जब हम फेजर डायग्राम एट ए रेजोनेंस जब निकालने लगते हैं तो रिफरेंस क्या लेते हैं? करंट को। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जब RLC सीरीज सर्किट है तब उसमें फेजर रिफरेंस क्या लेते हैं? तो करंट लेते हैं। ठीक, और यानी एक्स एक्सिस पे कौन रहता है? तो करंट रहता है, रिफरेंस में करंट रहता है। और ये वोल्टेज ऊपर हो गया VL और ये हो गया VC। यही जब हम RLC पैरेलल सर्किट जब पढ़ने लगेंगे तो यहाँ पे रिफरेंस में क्या हो जाएगा? वोल्टेज। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पे भी थोड़ा सा हमने समझाने का कोशिश किया हूँ। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है कि एक तो हमने ग्राफ खींचा है किसके किसके बीच में? तो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचे हैं। तो ये देख रहे हैं क्या? F1, FR, F2। तो F1 हो गया लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, FR हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और F2 हो गया अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि ये जो पीक जो है इसका, जहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ही करंट जो है सो क्या मैक्सिमम मानते हैं, और ये जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। तो बैंडविड्थ को डिफाइंड यदि करना होगा तो क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? F1 और F2। ये क्या है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो F1 यानी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोलें कि गेन 3 dB गेन को बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, 3 dB गेन पर जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके डिफरेंस को बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक, अब दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि यदि यहाँ पे मैक्सिमम यदि गेन है तो बैंडविड्थ के जगह कितना गेन हो जाता है? गेन हो जाता है हाफ हो जाता है। ठीक है, गेन कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। अब ये जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे करंट कितना होगा? यहाँ तो हम बोल दिए कि I मैक्सिमम होगा, IM मैक्सिमम होगा। ठीक है, एट ए रेजोनेंस कंडीशन। लेकिन जब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जब बात करेंगे तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? तब IM/√2, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ IM/√2 यानी 70.7% रह जाता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। अब फिर क्या आता है कि यदि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यदि अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से यदि हम कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई किए हुए हैं तब ये सर्किट, कौन सा सर्किट? तब ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा? ठीक है, मैं इसी सर्किट के बारे में बात कर रहा हूँ। तब ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा? तब यहाँ पे देखिए, तब ये सर्किट कैपेसिटिव बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है क्या कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से यदि कम फ्रीक्वेंसी यदि अप्लाई करेंगे तो वो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटिव। और जब कैपेसिटिव बिहेव करेगा तो क्या करेगा? लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। क्या? लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये हमेशा याद रखना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव बिहेव करेगा सर्किट और लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यदि हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा यदि हो जाएगा तो सर्किट इंडक्टिव बिहेव करने लगेगा। इंडक्टिव मतलब क्या? पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इंडक्टिव का? लैगिंग बिहेव करेगा। ठीक है,
तो ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो क्या, तो कैपेसिटिव। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। पावर फैक्टर लैगिंग, इसमें लीडिंग। और एट ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या, रेसिस्टिव। एट ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेसिस्टिव जैसा सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। आगे आगे इसमें क्या याद रखना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता कितना है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे एल और सी का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा वैल्यू यदि रखेंगे तो यहाँ पे मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान निकल जाएगा। अब दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है, दूसरा क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर रूट अंडर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रूट अंडर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इतना जो है सो इम्पोर्टेंट पॉइंट था किसका, RLC सीरीज सर्किट का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।